द सेल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। हम इस बुक की हिंदी अनुवादित बुक मन की शक्तियों को जागरूक करने की तकनीक इसकी रीडिंग कर रहे हैं। आज हम इस बुक का 17 चैप्टर यानी 17वां अध्याय पढ़ेंगे, एक मनोचिकित्सक का कार्य माइंड कंट्रोल के साथ। अब तक के सारे अध्यायों में जोश ने माइंड कंट्रोल के बारे में अलग अलग तकनीकों के साथ विस्तार से बताया है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। आप देख सकते हैं कि माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण में चेतना के बहुत गहरे स्तर शामिल होते हैं। हो सकता है आपके मन में ऐसा संदेह आए कि पहली बार इसका प्रयोग करके अपने ही मन की गहराइयों में जाने पर क्या हमें किसी खतरे का सामना करना होगा। जोश और माइंड कंट्रोल संगठन में बतौर प्रशिक्षण काम करने वाले उनके सहकारी एक बात निश्चित तौर पर कहते हैं कि माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण से अनेकों लाभ होते हैं। वैद्यकीय भाषा में कहा जाए तो माइंड कंट्रोल से कोई भी विपरीत परिणाम नहीं होता। अब तक जिन्होंने भी माइंड कंट्रोल का कोर्स किया है उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ा है। इसमें सिखाए गए तरीके से सभी को अच्छे नतीजे मिले हैं। माइंड कंट्रोल कोर्स में ग्रेजुएट हुए और वैद्यकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर क्लेंसी डी मैकेंजी ने माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण की सुरक्षा को कड़ी कसौटियों पर परखा है। डॉक्टर क्लेंसी डी मैकेंजी अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के प्रख्यात मनोचिकित्सक और मनोविश्लेषक हैं। इनके साथ ही वे फिलाडेल्फिया मनोचिकित्सा परामर्श सेवा के निर्देशक और फिलाडेल्फिया मनोचिकित्सक केंद्र के कर्मचारी वर्ग के सदस्य भी हैं। साथ ही उनका निजी अस्पताल भी है। वे लंबे समय तक योग, अन्य ध्यान विधियां और पैरासाइकोलॉजी से भी जुड़े रहे हैं। इन क्षेत्रों में अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने 1970 में माइंड कंट्रोल कोर्स में अपना नाम लिखवाया था। वे कहते हैं, मैं यह देखना चाहता था कि क्या इस कोर्स के दौरान वाकई में अतीन्द्रिय संवेदी शक्तियों को जागरूक करना और उनका इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। दरअसल मेरे बहुत से मरीजों ने माइंड कंट्रोल कोर्स से हुए लाभ के बारे में मुझे बताया। उनकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि यहाँ पर निश्चित ही साइकिक शक्ति के बारे में सिखाया जाता है, इसलिए इस कोर्स के लिए समय देना उचित होगा। इस विषय पर और भी अधिक जानकारी पाने के लिए मैंने इस कोर्स में हिस्सा लिया। माइंड कंट्रोल कोर्स के लिए उनकी दिलचस्पी बढ़ने के दो और कारण थे। अपने कार्यकाल के अंतिम समय में सिगमंड फ्राइड ने एक बात कही थी और उसी बात से माइंड कंट्रोल कोर्स की कक्षा में एक घटना घटी। फ्राइड ने कहा था कि आने वाले समय में साइकोथेरेपी के क्षेत्र के लिए सबसे बेहतरीन यही होगा कि मरीज की अपनी ऊर्जा को गतिशील करने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर मैकेंजी ने माइंड कंट्रोल कोर्स की कक्षा में देखा था कि लोग अपनी उस ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे जिसके बारे में वे पहले से जानते तक नहीं थे। लेकिन फिर उन्हें दूसरी कक्षा में कुछ और ही दिखा। वे कहते हैं कि इस कक्षा में 30 में से 3 लोग भावनात्मक उथल पुथल में फंसे हुए थे और चौथे की मानसिक दशा ठीक नहीं लग रही थी। इसकी क्या वजह थी? क्या इस कोर्स से भावनात्मक परेशानी बढ़ती थी या वे लोग पहले से ही ऐसे थे, या फिर मेरे अपने मरीज जिन्हें इस कोर्स से लाभ हुआ है वे बस ज़रा खुशकिस्मत थे इसलिए उन्हें इस कोर्स से लाभ हुआ। इस बारे में पता लगाने का केवल एक ही उपाय था कि इस कोर्स के पहले और बाद में लोगों की जांच यानी टेस्ट की जाए। यह टेस्ट उन लोगों के लिए था जो मानसिक तौर पर बहुत ही संवेदनशील थे। इसके लिए उन्होंने अपने एक सहकर्मी डॉक्टर लंस एस राइट के साथ मिलकर इस विषय पर अध्ययन शुरू कर दिया। डॉक्टर लंस एस राइट पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर थे। उसके बाद आने वाले करीब 4.5 सालों में 179 मनोरोगी अपनी मर्जी से माइंड कंट्रोल कोर्स में प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हुए। इस कोर्स के और विस्तृत अध्ययन के लिए उन्होंने ऐसे लोगों को भी कोर्स से जोड़ना चाहा जो मनोरोगी हैं या जिस पर मनोरोगी बनने का खतरा मंडरा रहा है या फिर जो मनोरोग से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। इस कोर्स में ऐसे 75 लोग शामिल थे। डॉक्टर मैकेंजी ने स्वस्थ लोगों पर इन कोर्स के परिणाम का अध्ययन किया, जिसके नतीजे देखकर उन्हें और उनके सहकर्मी डॉक्टर राइट को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वे नतीजे उनकी उम्मीद के मुताबिक ही थे। उन्होंने पाया कि मनोरोगियों की मानसिक अवस्था में निरंतर सुधार हुआ है।
जो लोग गहरा तार्किक निरीक्षण और नियंत्रण रखने में यकीन रखते हैं, उनके लिए यहाँ विस्तृत वर्णन किया जा रहा है। मनोरोगियों के दल में 75 रोगियों में से 66 रोगी डॉक्टर मैकेंजी के यहाँ अपना इलाज करा रहे थे, जो अपनी मर्जी से कोर्स करने की इच्छा रखने वाले मनोरोगियों और मनोरोग का खतरा झेल रहे रोगियों का पूरा प्रतिनिधित्व करते थे। अध्ययन के दौरान रोगियों को इस कोर्स की कक्षा में एक एक करके भेजा गया, ताकि इस बात का अध्ययन अच्छी तरह से किया जा सके कि कहीं कक्षा के दौरान उन्हें किसी तरह के दुष्प्रभाव का सामना तो नहीं करना पड़ा। उन्हें उस अवधि के दौरान कक्षा में भेजा गया जब वे मानसिक रूप से सबसे अधिक स्थिर महसूस कर रहे थे। बाद में डॉक्टर मैकेंजी ने पाया कि रोगियों को उस समय भी कक्षा में भेजा जा सकता है जब वे मानसिक रूप से अपेक्षाकृत कम स्थिर हों। 4 रोगी तो उस समय कोर्स में लाए गए जब वे पूरी तरह भ्रम की अवस्था में थे। इसके बाद डॉक्टर मैकेंजी काफ़ी सुनिश्चित हुए और मानसिक रूप से स्थिर लोगों को 6 या उससे भी ज़्यादा के समूह में एक साथ भेजने लगे। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने कोर्स के पहले और बाद में 58 रोगियों का परीक्षण किया, ताकि उनमें आने वाले बदलाव को देखा जा सके। इंसान की वास्तविक समझ कितनी है, यह देखने के लिए किए गए एक्सपेरिएंशियल वर्ड इन्वेंटरी नामक इस टेस्ट के लिए 400 सवाल तैयार किए गए थे। ये काफ़ी हद तक रोशार्क के प्रसिद्ध इन ब्लड टेस्ट के सवालों जैसे ही थे, पर इन्हें लिखित रूप से तैयार किया गया था। कोर्स के पहले और बाद वाले आंकड़ों में जो अंतर आया वह वाकई हैरान कर देने वाला था। 58 रोगियों में से 36 रोगियों की वास्तविक समझ में उल्लेखनीय सुधार हुआ था। 21 रोगी ज्यों के त्यों रहे, जबकि एक रोगी की वास्तविक समझ के स्तर में गिरावट आई। जिस रोगी के वास्तविक समझ के स्तर में गिरावट दिखाई दी वह 29 वर्षीय रोगी कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रस्त था। सिजोफ्रेनिया यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी कल्पना और सच के बीच फर्क नहीं कर पाता। वह रोगी अपने जीवन में पहली बार डॉक्टर द्वारा दी गई दवा को छोड़कर एक महिला के साथ डेट पर जाने लगा था। डॉक्टर मैकेंजी ने वैद्यकीय स्तर पर उस रोगी का परीक्षण किया और पाया कि उसके भीतर पहले से बहुत अधिक भावनात्मक ऊर्जा आ गई थी और माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण के बाद जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण भी बदल गया था। हालांकि डेटिंग के बाद वह थोड़ा परेशान रहा और कोर्स करने के बाद 2 सप्ताह तक गहरी उथल पुथल से घिरा रहा, फिर भी उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण में हिस्सा लिए कुछ रोगी कई वर्षों से डॉक्टर मैकेंजी से अपना इलाज करवाते आ रहे थे, इसलिए उन्हें लंबे समय तक कोर्स के प्रभावों को परखने का मौका मिला। उनके कुछ नतीजे यहाँ पेश किए जा रहे हैं। इन सभी रोगियों में से सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त एक 30 वर्षीय रोगी को ऐसा लगता था कि टेलीपैथी के जरिए कोई उसे किसी दूसरे की हत्या करने का आदेश देता रहता है। हालांकि वह भाग्यशाली रहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए वह कभी सही आदमी की तलाश नहीं कर सका। माइंड कंट्रोल कोर्स करने के बाद थेरेपी के दौरान वह पहली बार अपने इस भ्रम के बारे में खुलकर बातचीत कर सका। उस समय उसकी भावनात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी हुई और उसे जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण भी मिला। जल्द ही उसने पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए एक संस्था में दाखिला भी ले लिया। डॉक्टर मैकेंजी के अनुसार यह सब माइंड कंट्रोल कोर्स करने के बाद ही संभव हुआ था। इन रोगियों में से 28 रोगी ऐसे थे जो अलग अलग तरह के अस्वाद से ग्रस्त थे, जैसे इन्वोल्यूशनल, साइकोटिक, सीजो अफेक्टिव और मैनिक डिप्रेसिव। इनमें से 26 रोगियों ने कोर्स के बाद बेहतर महसूस किया। जिन 2 रोगियों ने बेहतर महसूस नहीं किया, उन्होंने भी सभी सवालों के जवाब अच्छी तरह से दिए और अपनी उन समस्याओं को हल करने में सफल रहे जिन पर वे आज तक कभी काम नहीं कर सके थे। एक मनोविकृत महिला का उदाहरण। एक 21 वर्षीय महिला तीव्र मनोविकृति यानी साइकोसिस की शुरुआती अवस्था में थी और आत्महत्या करने का निर्णय ले चुकी थी। उसने डॉक्टर मैकेंजी को यकीन दिला दिया था कि उनके बताए किसी भी सुझाव का फायदा नहीं होगा और किसी न किसी दिन वह आत्महत्या ज़रूर कर लेगी। डॉक्टर ने उनकी हर बात सुनकर पहले उसे माइंड कंट्रोल कोर्स करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात मानकर उस महिला ने भी कोर्स में आना शुरू कर दिया।
पहला सप्ताह खत्म होते होते डॉक्टर मैकेंजी उसके अंदर आए सुधार से स्वयं हैरान थे। डॉक्टर मैकेंजी के अनुसार उस महिला ने दूसरे रोगियों की तुलना में कई बेहतर प्रतिक्रिया दी थी। यह सबसे अद्भुत और प्रतिभाशाली रूपांतरणों में से था। वह पहले से कहीं शांत और सुलझी हुई सोच वाली हो गई थी और उसके दिमाग में नकारात्मकता का भूत उतर गया था। एक क्लिनिकल रिपोर्ट में डॉक्टर मैकेंजी और उनके सहकर्मी डॉक्टर राइन ने लिखा, कई बार अस्पताल में भर्ती होने और दवाओं के निरंतर सेवन के बावजूद उस महिला में कोई सुधार नहीं था। माइंड कंट्रोल कोर्स पूरा करने के 2 सप्ताह बाद ही उसने कोर्स को फिर से दोहराया और एक बार फिर उसमें उल्लेखनीय सुधार दिखाई दिया। यह बदलाव नाटकीय था। अगले 6 महीनों में उस पर थेरेपी का सकारात्मक असर हुआ। डॉक्टर मैकेंजी बताते हैं कि केवल 1 साल के अंदर उस महिला ने अपने रोग से पूरी तरह से मुक्ति पा ली। साइकोसिस यह भयंकर मानसिक रोगों की श्रेणी में आता है। उसकी तुलना में न्यूरोसिस को कम गंभीर माना जाता है। न्यूरोसिस ऐसी विकृति है जिसमें लोग हमेशा एक भ्रम में जीवन जीते हैं। माइंड कंट्रोल कोर्स करने वाले 189 रोगियों में से 114 न्यूरोसिस से ग्रस्त थे। उन सभी को माइंड कंट्रोल के प्रशिक्षण से लाभ हुआ। अपने क्लिनिकल नतीजों में डॉक्टरों ने इसके बारे में लिखा, जो लोग प्रशिक्षण के बाद माइंड कंट्रोल का अभ्यास करते रहे वे अपने जीवन को काफ़ी हद तक निखारने में सफल रहे। जिन्होंने इसका निरंतर अभ्यास नहीं किया उन्होंने तनाव से लड़ने या अहम निर्णय लेने जैसे आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया। माइंड कंट्रोल के प्रशिक्षण से हर किसी को ऐसा लगा मानो उसे अपने मन को विस्तार का अनुभव हुआ हो। उन्हें पता चला कि वे अपने मन का किस तरह अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। कोर्स के अंत तक आते आते सभी विद्यार्थियों का सामूहिक प्रोत्साहन बहुत बढ़ गया था और अधिकतर लोगों को अपनी भावनात्मक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी महसूस हो रही थी। जिस दल का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं था उनमें भी क्लिनिकल तौर पर प्रभावशाली बदलाव दिखाई दिया। केवल एक 29 वर्षीय इंसान को अपनी डेटिंग के कारण थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। इसके अलावा बाकी सारे रोगियों ने इस प्रशिक्षण से पूरा लाभ उठाया। कई रोगियों ने भावनात्मक प्रतिक्रिया तो नहीं दी पर उन्होंने पहली बार किसी चीज़ के लिए उत्साह दर्शाया। कोर्स के बाद उनकी भावनात्मक ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन भी दिखाई दिया और यह पाया कि आने वाले समय के प्रति अब उनका नज़रिया पहले से कई अधिक सकारात्मक है। इनमें से कुछ लोग अपने मानसिक विकारों को भी बेहतर ढंग से समझने लगे थे। भ्रम के शिकार रोगी भी माइंड कंट्रोल कोर्स करने के बाद अपने भ्रम से कुछ हद तक मुक्त होने में सफल रहे। उनकी व्याकुलता के स्तर में काफ़ी कमी आई थी और अब वे पहले से कई अधिक शांत महसूस कर रहे थे। रोगियों ने अपनी समझ बढ़ाने, समस्याओं का सामना करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए स्वयं पर निर्भर रहना भी सीखा। 189 रोगियों में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सबको माइंड कंट्रोल कोर्स से लाभ हुआ। इस नतीजे को देखते हुए डॉक्टर मैकेंजी ने निष्कर्ष निकाला कि यह कई अधिक सुरक्षित और लाभदायक कोर्स है और अगर इसे साइकोथेरेपी यानी मनोचिकित्सा का अंग बना दिया जाए तो यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। डॉक्टर मैकेंजी के सभी रोगी माइंड कंट्रोल कोर्स अवश्य करते हैं। माइंड कंट्रोल कोर्स की तकनीक की मदद से कुछ रोगी तो आमतौर पर लंबी चलने वाली थेरेपी में लगभग 2 साल की अवधि कम करने में कामयाब रहे हैं। डॉक्टर मैकेंजी का कहना है कि माइंड कंट्रोल कोर्स की ड्रीम कंट्रोल यानी सपनों को नियंत्रित करने की तकनीक उनके मनोरोगियों के लिए बहुत लाभदायक रही है और यह समस्याओं को समझने व उन्हें विश्वसनीय तरीके से हल करने की दिशा में एक उल्लेखनीय चरण हो सकती है। फ्रायडवादी विश्लेषण में प्रशिक्षित डॉक्टर मैकेंजी सिगमंड फ्रायड के सपनों के विश्लेषण और माइंड कंट्रोल कोर्स के विद्यार्थियों द्वारा सपनों को प्रोग्राम करने की व्याख्या में कोई अंतर नहीं देखते। वे कहते हैं फ्रायड के सपने की इच्छा ही जवाब पाने की इच्छा बन जाती है। हालांकि वे यह चेतावनी भी देते हैं कि इस बात पर गौर करना भी ज़रूरी है कि अवचेतन अवस्था में किए गए सपने की इच्छा जागरूक अवस्था में किए गए सपने की इच्छा को पीछे तो नहीं छोड़ रही। एक महिला रोगी का उदाहरण। डॉक्टर मैकेंजी के पास कुछ दिनों से एक महिला रोगी अपना इलाज करवाने आती थी। उसने डॉक्टर मैकेंजी को फ़ोन किया और कहा कि पेट और छाती के दर्द की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है।
तब डॉक्टर मैकेंजी ने उसे मनोचिकित्सा अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी, क्योंकि वे जानते थे कि उसका सही इलाज इसी अस्पताल में हो सकता है। डॉक्टर मैकेंजी उसकी समस्या को समझते थे, इसलिए उसका फ़ोन आने पर वे हैरान नहीं हुए। पिछले कुछ दिनों से डॉक्टर मैकेंजी को लगने लगा था कि उस महिला रोगी की मानसिक स्थिति और बदतर होती जा रही है। मनोचिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर ने उसे एक ऐसा सपना प्रोग्राम करने को कहा जिसमें उसे स्वयं से 4 सवालों के जवाब पाने थे। समस्या क्या है, समस्या कहाँ है, इसका कारण कौन है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। महिला रोगी ने सपने में देखा कि वह अपने पति और 3 बच्चों के साथ कार में एक घुमावदार सड़क में जा रही है। रास्ते में अचानक बर्फ गिरने लगी। उनकी कार सड़क से नीचे उतर गई। जल्द ही पूरी कार बर्फ से ढक गई। उसके पति ने उसे कार का इंजन बंद करने को कहा। उसी समय वहां पर शहर से 8-10 लोगों ने आकर उन्हें बाहर निकाला। इस दौरान उनके तीनों बच्चे मारे जा चुके थे। उस जगह से ठीक आगे जाकर वह सड़क खत्म हो रही थी। वहां से एक और सड़क दाईं ओर से निकल रही थी, जहां दाईं ओर एक और सड़क सुपर हाईवे की ओर जा रही थी। वह सुपर हाईवे भी दाईं ओर था। जब डॉक्टर ने उसका सपना सुना तो उन्हें लगा कि वह महिला अपने पेट की आंतों के बारे में बता रही है। उन्होंने उस महिला से सपने में देखी गई घुमावदार सड़क का नक्शा बनाकर दिखाने को कहा। उसने ऐसा ही किया और डॉक्टर ने पाया कि वह नक्शा बिल्कुल इंसानी आंतों के जैसा ही दिख रहा था। इसके बाद उसके मेडिकल प्रशिक्षण में भी यही पाया गया कि उसकी आंतों में ठीक उसी जगह पर रुकावट थी जहां सपने में उसकी कार गिरी थी, जहां उसकी छोटी और बड़ी आंत आपस में मिलती थी। दूसरे शब्दों में, इंसान की शारीरिक रचना से अनजान उस महिला ने 20 इंच लंबी इंसानी आंत में ठीक उसी जगह के बारे में बताया जहां रुकावट थी। महिला रोगी के सपने का प्रतीकात्मक अर्थ। अगर उसके सपने को समझने की कोशिश की जाए तो वह बर्फ किसी डेयरी खाद्य उत्पाद का प्रतीक थी, जिसकी वजह से उसकी आंतों में समस्या हुई थी। सपने में उसके पति ने उससे कार का इंजन बंद करने को कहा, जिसका प्रतीकात्मक अर्थ था कि इंजन में ईंधन की आपूर्ति बंद कर दो, यानी वह डेयरी खाद्य पदार्थों का सेवन बंद कर दे। वास्तव में उस महिला को इससे बेहतर सलाह नहीं मिल सकती थी। सपने में उसे बचाने के लिए 8-10 लोग आए थे। अब सपने की भाषा में तो वे लोग थे, लेकिन असल में किसी सर्जन की दोनों हाथों की उंगलियों का प्रतीक थे। इसका अर्थ ही डॉक्टर ने उस पर इलाज किया या अपने हाथों से शस्त्रक्रिया की हो, ऐसा हो सकता है। सपने में उसके तीनों बच्चे अचानक चल बसे, लेकिन वास्तव में बच्चों का न होना उसकी एक अन्य इच्छा के पूरे होने जैसा था। दरअसल वह चाहती थी कि बीमारी के समय उसके बच्चे ऐसी दुखद घटना से दूर रहें और उसके पति का सारा ध्यान उस पर रहे। इसके बाद डॉक्टर मैकेंजी ने उसे एक अन्य अस्पताल में भेज दिया, क्योंकि उसे आंतों की तत्काल सर्जरी की ज़रूरत थी। उस महिला को अपने सपने का अर्थ समझ में आ गया था। इसके बाद ही माइंड कंट्रोल कोर्स की कक्षा में उसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी और अब उसकी सर्जरी भी होने वाली थी। इन सब चीज़ों के चलते उसने अपने शरीर व मन के प्रभाव को स्वीकार कर लिया और सर्जरी कैसी होगी इसकी पूर्व कल्पना करने के बाद उसने खुद अपनी आंतों की समस्या को दूर करने का प्रयास किया। डॉक्टर मैकेंजी ने उसके सपने का जो अर्थ निकाला था वह डॉक्टरी लिहाज से बिल्कुल सही पाया गया और इसके मात्र 1 घंटे बाद ही उस महिला ने स्वयं को आंतों की रुकावट से मुक्त कर लिया। फिर उसे सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यह देखकर उसका सर्जन भी चकित रह गया। डॉक्टर मैकेंजी को बाद में उस महिला के बारे में एक आश्चर्य करने वाली बात पता चली कि वह महिला पिछले 20 सालों से आंतों की परेशानी से 4 बार ऑपरेशन करा चुकी थी। उसके सर्जन का कहना था कि हर बार ठीक उसी जगह घाव होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह मन ही मन अपने रोगों को गणना सीख गई थी। जब भी उसे मानसिक स्तर पर इसकी ज़रूरत महसूस होती, वह अपने लिए रोग पैदा कर लेती। इसके बाद उस महिला की 18 साल की बेटी अपनी समस्या लेकर डॉक्टर मैकेंजी के पास आई। दरअसल वह विवाह से पहले ही गर्भवती हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति में उसे क्या करना चाहिए। उसने डॉक्टर से सलाह मांगी। डॉक्टर मैकेंजी ने ड्रीम कंट्रोल यानी सपनों को नियंत्रित करने वाली तकनीक अपनाने के लिए कहा। उन्होंने उसे विश्वास भी दिलाया
कि सपने में उसे उसकी समस्या का समाधान मिलेगा। उस युवती के सपने में एक पुरुष आया और उसने कहा कि इस बच्चे को जन्म दो, 3 साल प्रतीक्षा करो और फिर उस पुरुष से विवाह करके दूसरे शहर चली जाओ। डॉक्टर मैकेंजी ने कहा, मैं उसे इस सपने से बेहतर सलाह नहीं दे सकता था। जहां आज किशोरों के बीच तलाक की दर 80% हो गई है, ऐसे में अगर 3 साल घर में प्रतीक्षा करनी पड़े तो कोई हर्ज नहीं। वह आदमी उसके लिए बिल्कुल सही था, पर एक सफल शादी के लिए ज़रूरी था कि वे दोनों अपने माता पिता और घर से दूर जाकर अपने लिए एक नई दुनिया बसाएं। ड्रीम कंट्रोल तकनीक का एक अन्य उदाहरण। एक और मामले में इसी तकनीक के साथ उपचार की नई पद्धति सामने आई, जिसमें सालों चलने वाली थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ी और रोगी का काफ़ी समय बचा। इस महिला रोगी की परेशानी यह थी कि अगर उसका पति डिनर के लिए 10 मिनट भी देर से आता तो वह अपनी कलाइयों को चाकू से काट लेती थी। दरअसल उस महिला को लगता था कि ऐसा करने से बस वह अपने पति की लापरवाही पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, जबकि वास्तव में उसकी इस परेशानी की जड़ उसके बचपन में छिपी थी। दरअसल जब वह बच्ची थी तो अक्सर उसका शराबी पिता रात को घर वापस नहीं आता। उसके पिता की इस हरकत के कारण घर में अक्सर कलह होता था। एक छोटी सी बच्ची के लिए यह अनुभव वाकई परेशान करने वाला था। इसलिए अब जब उसका पति देर से लौटता तो उसे ठीक वैसा ही महसूस होता जैसे पिता के न लौटने पर होता था। डॉक्टर मैकेंजी जानते थे कि अगर एक बार उसने यह बात समझ ली तो वह अपनी कलाई काटना बंद कर देगी। इसके लिए डॉक्टर ने महीनों कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह महिला अगले 2 सालों तक सप्ताह में 2 बार थेरेपी लेती रही, लेकिन सब कुछ वैसा ही चलता रहा। आखिरकार डॉक्टर मैकेंजी ने उसे अपना सपना प्रोग्राम करने की सलाह दी। उसका सपना आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही रचनात्मक रहा, जिसने सिर्फ एक ही दिन में उसकी सारी परेशानी हल कर दी। उसने सपने में देखा कि डॉक्टर मैकेंजी ने उसे गुस्सा दिलाने वाली बातें टेप में रिकॉर्ड करने दी हैं। घर जाकर उसने वह टेप सुना और दूसरी टेप में उसने अपनी प्रतिक्रिया रिकॉर्ड की। उसने वह दूसरी टेप डॉक्टर मैकेंजी को सुनाई और उसकी हर प्रतिक्रिया के बाद डॉक्टर ने उसका विश्लेषण किया। डॉक्टर का विश्लेषण सुनकर उसे लगा कि वह कितनी मूर्ख है। दरअसल वह 2 अलग अलग सच्चाइयों के बीच दुविधा से घिरी थी। उसने अपने अतीत को वर्तमान से मिला रखा था। उसका सपना पहली बार में ही उसे यह बात समझाने में सफल रहा। उसके बाद उसने फिर कभी अपनी कलाइयों को चाकू से नहीं काटा। डॉक्टर मैकेंजी का कहना है, सपने को प्रोग्राम करने की यह तकनीक कारगर साबित हुई और उस महिला रोगी को अपनी समस्या से पूरी तरह छुटकारा मिल गया। इलाज के 3 साल बाद जब फिर से उसके बारे में पता किया गया तो यही पाया कि उसे दोबारा कभी वह समस्या नहीं हुई और वह बिल्कुल ठीक है। डर की बीमारी से मुक्ति। एक अन्य रोगी क्लस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगहों के प्रति डर की बीमारी से ग्रस्त था। वह पिछले 1 साल से इसका कारण जानने के लिए जूझ रहा था। फिर उसने अपना सपना प्रोग्राम किया। सपने में उसे अपने साथ अन्य 3 लोग दिखाई दिए। वे लोग ज़मीन पर बंधी रस्सी से बनी एक आयताकार सीमा के घेरे के बीच थे। इस आयताकार घेरे के बाहर एक कोने पर एक और आयताकार घेरा था जो आकार में छोटा था। उसे भी रस्सी से घेरा गया था। हर कोई इस छोटे घेरे के माध्यम से बड़े घेरे के बाहर आना चाहता था। इस सपने का महत्व उसके प्रतीकों को समझने के बाद ही पता चलेगा। इस सपने में एक बड़ा आयताकार घेरा गर्भाशय का प्रतीक है। छोटा आयताकार घेरा सर्विक्स यानी गर्भाशय का मुख का प्रतीक है। सपने में उस रोगी को आयताकार घेरे से बाहर हरा भरा चरागाह और गायें दिखाई दी थी जो दूध से भरे स्तनों का प्रतीक थी। रोगी का एक साथी छोटे घेरे की ओर भागा, पर उसे एक अदृश्य बाधा ने रोक लिया जो शायद मूत्राशय की दीवार का प्रतीक है। उसकी बेल्ट के पास ही एक डोरी भी बंधी थी जिसे हम गर्भनाल का प्रतीक मान सकते हैं। रोगी जानता था कि उसे इस घेरे से बाहर कैसे निकलना है, पर उसने तय किया कि पहले बाकी लोग चले जाएं, उसके बाद मैं जाऊंगा। इससे उसके मन में घबराहट की भावना आ गई, ठीक वैसी ही भावना जैसे कोई भाषण देने से पहले मन में आती है। उसे पता था कि यहाँ से निकलने के लिए उसे जो करना है खुद ही करना है, भले ही इससे उसे भारी तनाव और व्यग्रता महसूस हो। यह तनाव और व्यग्रता जन्म लेते समय होने वाले आधार को दर्शाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद उसकी सारी परेशानियाँ और बेचैनी दूर हो जाएगी, यह भी उसे पता था। उस घेरे में मौजूद अन्य लोग उसके भाई बहन थे।
इस एक सपने की वजह से उसे बंद जगहों के प्रति अपने डर की वजह पता चल गई। इस सपने की खूबी यह नहीं थी कि यह एक इंसान को उसके जन्म से भी पीछे के समय में ले गया। यह तो एक आम बात है। महत्वपूर्ण यह था कि इस सपने में उसे अदृश्य बाधा के बारे में बताया। इस मामले में डॉक्टर मैकेंजी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जन्म से भी पूर्व सूक्ष्म दृष्टि होने की संभावना हो सकती है। वे न केवल अपने रोगियों को माइंड कंट्रोल कोर्स करने की सलाह देते थे, बल्कि स्वयं भी उसका प्रयोग करते थे ताकि अपने रोगियों की मदद कर सके। उन्होंने कहा, जब भी मैं ड्रीम कंट्रोल की तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ, तब सबसे अनूठी प्रज्ञा मेरे पास आती है। औरतों के खिलाफ रहने वाले एक रोगी का उदाहरण। एक रात डॉक्टर मैकेंजी ने एक 27 साल के रोगी के बारे में सपना प्रोग्राम किया, जिसका मनोविश्लेषण किया जा रहा था। करीब 2 साल से उसके जीवन में कोई महिला साथीदार नहीं थी। उसे लगता था कि सारी औरतें बुरी हैं और उसके खिलाफ हैं। डॉक्टर मैकेंजी ने अपने सपने में खुद को कहते सुना, अगर तुम कभी हेटेरोसेक्सुअल संबंध यानी विपरीत लिंग के साथी के साथ बनाए जाने वाले शारीरिक संबंध न भी बनाओ तो कोई बड़ी बात नहीं। अगली बार की मुलाकात में रोगी ने डॉक्टर मैकेंजी से अपने दिल का हाल बताते हुए महिलाओं के बारे में वही पुरानी बात की। तब डॉक्टर ने उसे ठीक वही कहा जो सपने में कहा था। यह तरीका कारागार रहा। डॉक्टर मैकेंजी के उन शब्दों से उस रोगी पर अच्छा परिणाम हुआ। वह रोगी हैरान था। दरअसल वह महिलाओं से दूर रहने के बहाने अपने इलाज से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका यह तरीका काम नहीं आने वाला था। दूसरी ओर जैसे ही उसने सोचा कि अब कभी किसी स्त्री के साथ उसके स्वस्थ संबंध नहीं होंगे, तो उसे घबराहट होने लगी। उसी रात को वह एक महिला के साथ डेट पर गया। डॉक्टर मैकेंजी सिल्वा माइंड कंट्रोल के सलाहकार बन गए। मनोवैज्ञानिक उपचार को बेहतर बनाने और उसके योगदान को बढ़ाने के लिए माइंड कंट्रोल कोर्स के उपयोग से नए नए तरीकों की खोज करते रहे। इसके साथ ही वे ये संभावनाएं भी तलाश करते रहे कि बीमारियों का पता लगाने जैसे अन्य डॉक्टरी कार्यों में माइंड कंट्रोल कोर्स का उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए पहला कदम है यह पता लगाना कि अलग अलग किस्म के रोगियों के केस में माइंड कंट्रोल की तकनीकें कितनी विश्वसनीय साबित हो सकती है। 3 सालों की खोज के बाद उनका मानना था कि उन्होंने इस बात का पता लगाने का एक सही तरीका निकाल लिया है, जिसे वे एब्सोल्यूट रिसर्च डिज़ाइन यानी संपूर्ण खोज की रचना का नाम देते हैं। डॉक्टर मैकेंजी के अनुसार इस तरीके की मदद से माइंड कंट्रोल तकनीकों की विश्वसनीयता परखने में सामने आने वाली सभी बाधाओं को एक और करके सिर्फ उन्हीं पहलुओं की जांच करता है जिसकी जांच ज़रूरी है। उनका मकसद है कि इन केसेस का डॉक्टरी इस्तेमाल करने के तरीके खोजना। मेडिकल निदान में कई बार सर्जरी या दवा भी शामिल होते हैं जो रोगी के लिए बेचैनी या खतरे का कारण बन सकती है। कोई भी निदान तकनीक हर मौके के लिए परिणामकारी नहीं मानी जा सकती। डॉक्टर मैकेंजी का प्रयास डॉक्टरी प्रदर्शन से यह साबित करना है कि साइकिक तरीके से मिले निदान से रोगी को किसी प्रकार की हानि या खतरा नहीं होता, लेकिन इसके लिए उनकी विश्वसनीयता साबित करनी होगी। उन्होंने पहली बार अपनी एब्सोल्यूट रिसर्च डिज़ाइन का प्रयोग माइंड कंट्रोल कोर्स की 30 सदस्यों वाली कक्षा में किया। इसमें उन्हें ऐसे नतीजे मिले जो 200 में कहीं एक बार ही आते हैं। इससे वे प्रोत्साहित तो हुए, पर अभी वे अपने तरीकों को और सुधारना चाहते थे ताकि वे अपने आंकड़ों को कंप्यूटर में दर्ज कर सकें। उन्होंने अपनी योजनाओं को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के सांख्यिकी विभाग के साथ बांटा और उन लोगों ने भी माना कि मनोरोग निदान के लिए उनके जांच के तरीके सटीक हैं। माइंड कंट्रोल के न्यूज़लेटर में 2 मानव शरीरों के ऐसे डायग्राम प्रकाशित किए गए हैं जिनमें पाठकों के लिए गोल घेरे बनाए गए हैं। इन्हें केस वर्क के तौर पर दिया गया था। महत्वपूर्ण, इस प्रयोग का उद्देश्य यही है कि शरीर में रोग का पता लगाया जा सके। कृपया अपनी पहचान के लिए इसमें लगे निशान साथ साथ मिटा दें ताकि प्रयोग के दौरान जांच में बाधा न आए। केस ए, डेबी वैक्यू 23 वर्षीय युवती है जो फ्लोरिडा में मियामी शहर में रहती है। उसे एक रोग है। शायद आप उसकी कुछ मदद कर सकें। अपने माइंड कंट्रोल स्तर तक जाएं और डेबी के शरीर की या उसके चित्र की कल्पना करें। ध्यान रहे, आपको यह जांचना है कि उसका रोग उसके शरीर के किस हिस्से में है।
अब आपको लगे कि आपको उसके रोग का पता कर लिया है, तो डायग्राम में दिए गए गोलों में से किसी एक में उसे लिख दें या फिर निशान बना दें। महत्वपूर्ण, अगर आप डायग्राम में एक से अधिक गोलों पर निशान लगाते हैं तो आपका जवाब अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगले डायग्राम की ओर जाने से पहले बीच में 10 मिनट का विश्राम लें। केस बी, सिंथिया कोहेन 21 वर्षीय युवती है जो फ्लोरिडा के मियामी शहर में रहती है। उसे एक रोग है, शायद आप उसकी कुछ मदद कर सकें। अपने माइंड कंट्रोल इस स्तर तक जाएं और सिंथिया के शरीर की या उसके चित्र की कल्पना करें। ध्यान रहे, आपको यह जांचना है कि उसका रोग उसके शरीर के किस हिस्से में है। जब आपको लगे कि आपने उसके रोग का पता कर लिया है तो डायग्राम में दिए गोलों में से किसी एक में उसे लिख दें या फिर निशान बना दें। यह प्रयोग केवल रोग को निश्चित करने के लिए है, इसलिए उस रोग को ठीक करने के कोई प्रयास न करें। इस प्रयोग का मकसद केवल यही है कि रोग की पहचान की जा सके। जब तक आपको रोगी का नाम, आयु, लिंग व स्थान आदि का पता न दिया जाए तब तक अपनी ओर से कोई उपचार तरंगे न दें। डॉक्टर मैकेंजी स्वयं इन रोगियों के रोग के बारे में नहीं जानते थे। फ्लोरिडा वाले डॉक्टर इस केस के नतीजे आने के बाद ही डॉक्टर मैकेंजी को रोग के बारे में बताने वाले थे। कोई भी नहीं जानता था कि इन रोगियों को कौन सा रोग था। एक की बजाय 2 रोगियों के मामले में काम करना यह खोज की नई रचना का केंद्र बिंदु था। इसमें डॉक्टर मैकेंजी को हर तरह के संशय से दूर करने का मौका मिलेगा। मिसाल के लिए, अगर ए रोगी के बाएं टखने पर चोट होती मगर बी रोगी के टखने पर ऐसी चोट नहीं है, लेकिन फिर भी बी रोगी के बाएं टखने पर चोट का निशान होने पर यह समझना आसान है कि यह बस एक अनुमान है। अगर 5 पाठक बी रोगी के टखने के बारे में सोचते तो यह स्वाभाविक है कि इतने ही लोग ए रोगी के बारे में सोचते। अब कल्पना करें कि ए रोगी के बाएं टखने में 50 पाठकों ने निशान बनाया, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर मैकेंजी अपनी कुल संख्या में से 5 पाठकों को घटा देंगे, क्योंकि उनके अनुसार ये 5 पाठक केवल अनुमान लगाते हैं। इसलिए वे यह मान लेंगे कि 45 लोग मनोवैज्ञानिक रूप से काम कर रहे थे। इसके बाद कंप्यूटर की मदद से नतीजों का सांख्यिकीय महत्व को सामने लाया जाएगा। यह कारगर हो सके इसके लिए दोनों मामलों का अलग अलग होना जरूरी था, क्योंकि यदि दोनों के टखनों पर चोट होती तो गैर मानसिक जवाबों को अलग करने की इस पद्धति का उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन फ्लोरिडा के डॉक्टर ने गड़बड़ कर दी। उसने हमें 2 ऐसे रोगियों के केस दे दिए जिनके टखने पर चोट थी। इसके चलते डॉक्टर मैकेंजी को नए सिरे से अपनी योजना बनानी पड़ी ताकि किसी और तरह से नतीजे पाए जा सके। ए रोगी और बी रोगी के केस की तुलना करने की बजाय उन्होंने आपस में सही प्रतिक्रियाओं और उसके बाद आने वाली सबसे अधिक प्रतिक्रियाओं की संख्या की तुलना की। लेकिन फिर जो नतीजे मिले उसने कंप्यूटर की सीमाएं सामने आई। कंप्यूटर के मुताबिक ये नतीजे अब 1 अरब गणनाओं में एक बार ही आते हैं, और वह भी संयोग से। यही कारण है कि डॉक्टर मैकेंजी अभी भी अपने इस प्रयोग को निर्णायक नहीं मानते, क्योंकि कंप्यूटर उनके रिसर्च डिज़ाइन के अनुसार गणना कर ही नहीं पाया। उनके रिसर्च डिज़ाइन के जितने पहलुओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है वह उनसे कहीं अधिक विस्तृत है। उन्होंने इस पर काम करने के लिए कई तरह के प्रयोग करे। इनसे ऐसे नतीजे मिले जिन्हें वे सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण परिणाम कहते हैं। उनकी यह परियोजना अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है कि जब वे अपनी तकनीकों में और सुधार करेंगे तो हमें निश्चित ही इसके बारे में और भी बहुत कुछ सुनने और पढ़ने को मिलेगा। रोगी के शरीर में रोग का स्थान बताने के लिए डायग्राम में उस जगह पर बने गोले के निशान लगाने के बजाय डॉक्टर मैकेंजी अब माइंड कंट्रोल के विद्यार्थियों को रोगों की सूची देने वाले हैं, जिसमें वे स्पष्ट रूप से बता सकें कि रोगी के शरीर के किस हिस्से पर कौन सा रोग है। इससे रोग का निदान और विशिष्ट ढंग से हो सकेगा। उन्होंने कहा, ये आरंभिक अध्ययन सांख्यिकी महत्व के उच्चतम स्तरों की ओर संकेत करते हैं। हालांकि मैं अभी इसके नतीजे निकालने को तैयार नहीं हूँ। अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। अगर आगे किए जाने वाले अध्ययन भी ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि हम मनोचिकित्सक को भी इसमें शामिल कर लें, ताकि डॉक्टरों को रोगों के निदान में ज़्यादा मदद मिल सके और वे तरीके कई अधिक विश्वसनीय हो।
यह चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं इसी दिशा में कार्यरत हूँ। माइंड कंट्रोल शोध निर्देशक जे विल्फ्रेड हान एक बायोकेमिस्ट हैं और माइंड साइंस फाउंडेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें डॉक्टर मैकेंजी के प्रयासों के बारे में बहुत उम्मीद है। उनका भी यही मानना है कि 19वीं सदी से ही जब साइकिक रिसर्च के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग होने लगा, तभी से इसके नतीजों पर बहुत सारे सवालिया निशान लगने लगे। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल होगा कि डॉक्टर मैकेंजी को चिकित्सा के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी रिसर्च का एक विशिष्ट तरीका बनाकर उन्होंने एक उपलब्धि तो पहले ही हासिल कर ली है। उन्होंने साइकिक प्रक्रियाओं से जुड़े जो भी आंकड़े जमा किए हैं, उसकी मदद से वे सारी बेकार की बातों को हटाकर केवल अध्ययन के लिए ज़रूरी बातें अलग निकाल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक केमिस्ट किसी एक तत्व का अध्ययन करते हुए उसमें से पानी और अन्य सभी तत्वों को बाहर निकाल देता है।